अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबको हमारी जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। दुआ है कि जो आपका हर दिन है ये ईद की तरह अच्छा गुजरे। ईद का आज जो तीसरा दिन है ये भी अब ख़त्म होने को है। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और इस मौके पर आपने यकीनन उन लोगों को भी याद रखा होगा जो कि ईद की खुशियाँ मनाने के लिए दूसरों के मोहताज होते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो कप्तान की टीम को एक संभालते ही खारजी मामलात ने घेरे में लिया, जहां चीन, ईरान, जापान नई हुकूमत के साथ मिलकर चलने का इरादा कर रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं, पॉजिटिव जेस्चर्स दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करे या वापस अफ़गानिस्तान में धकेले। इसके बाद फिर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इमरान खान से टेलीफोनिक बातचीत भी की, लेकिन ये गुफ्तगू उस वक्त मतनाज़े हो गई जब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया कि इमरान खान पर यह वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस बयान को हक़ाइक़ के मनाफ़ी करार देते हुए इस बयान को दुरुस्त करने का मुतालबा किया और कहा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं टेलीफोनिक गुफ्तगू में। लेकिन अमरीकी वज़ारत ख़ारजा अभी तक अपने बयान पर डटे हुए हैं, कायम है। सवाल ये है कि कशीदा होते हुए जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं ये नई हुकूमत के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और अमरीका की जानिब से डू मोर का जो मुतालबा है, जो कि यकीनन पहली बात नहीं आया, इससे पहले भी तमाम हुकूमतों पर अमरीका की जानिब से डू मोर का प्रेशर डाला जाता रहा है, दबाव डाला जाता रहा है। ये हुकूमत का रद्द अमल इस पर क्या होना चाहिए। अहम सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी बात जो गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं रही, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा इस बात को बयान में शामिल करवाना और इस पर आखिर कायम रहने का, डटे रहने का, इस पर मकसद क्या हो सकता है। क्या अमेरिका नई हुकूमत को दबाव में लाना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब नए पाकिस्तान के लिए इमरान खान की जो काबीना है ये इनकलाबी फैसले करने में लगी हुई है। इमरान खान ने हलफ उठाने के एक हफ्ते के अंदर अंदर काबीना का दूसरा इजलास तलब किया और पहले इजलास की तरह दूसरे इजलास में भी अहम फैसले किए गए। पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखा कि 5 सालों के अंदर सिर्फ 76 इजलास बुलाए गए थे, जिनमें से नवाज शरीफ के दौर में 36 हुए और शाहिद खाकान अब्बास के दौर में सिर्फ 40 इजलास तलब किए गए थे। वज़ीर आज़म ने हफ्ते में कम अज़ कम एक इजलास को बुलाने का फ़ैसला किया है। क्या मुल्की मसाइल के ख़ात्मे के लिए इमरान खान की ये जो रफ्तार है, ये जो चेक एंड बैलेंस का एक तरीका अपनाया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, किस हद तक ये रफ्तार दुरुस्त है या इस इमरान खान को, वज़ीर आज़म को मज़ीद इक़दामात भी करने होंगे। आज के काबीना इजलास में इमरान खान ने अपने समेत वज़रा के जो सवाबदीदी फ़ंड्स थे इनको भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जबकि कोई भी वज़ीर हो, सेक्रेटरी हो, वज़ीर आज़म की इजाज़त के बग़ैर गैर मुल्की सरकारी दौरा नहीं कर सकेगा। जबकि आज वफाकी काबीना के इजलास में लोड शेडिंग ख़त्म करने के झूठे दावे भी सामने आ गए। सवाल ये है कि इमरान खान के जो फैसले क्या वाकई इनकलाबी हैं और मुल्क में किस हद तक ये इनकलाब लाएंगे और कितने प्रैक्टिकल ये फ़ैसले होंगे। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ हिलाली साहब हैं कराची से, आरिफ हमीद भट्टी सीनियर तज्ज़ियाकार कुछ ही देर में हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, और तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी जो रिसेंटली केयर टेकर सेटअप में वफाकी वज़ीर भी थे, उसका हुकूमत का हिस्सा थे, वो भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मैं तमाम मेहमानों का। जनरल साहब आपसे शुरू करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी आप इस सारे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, केयर टेकर सेटअप का, तो आपसे मैं शुरू करती हूँ और आप ही बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना ने, ये पूरी टीम ने काम शुरू किया है, एक हफ़्ते के अंदर अंदर काबीना का दूसरा इजलास, तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह के इजलास, और ख़ास कर वज़ीर आज़म का ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, कड़ी निगरानी करना और फिर वज़रा से कहना कि वो जवाबदेह होंगे, तो कितना अहम होता है इस सारे सिस्टम पर वज़ीर आज़म की निगरानी करना। पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ इजलास अगर कभी तलब कर ही लिए जाते थे तो वज़रा से उस तरह से सवालात जवाब नहीं होते थे, उनकी कारकर्दगी के बारे में उनसे पूछा नहीं जाता था। तो ये कितने अहम चेंज है, कितनी बड़ी तब्दीली है ये नई हुकूमत में। जी बहुत शुक्रिया। वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना जी, सो फार सो गुड। तो जो कुछ देखने में आ रहा है, जो फैसले कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो अगर इनकलाबी नहीं तो बहुत अहम ज़रूर है।
ये जो काबीना का इजलास है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अभी नई सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के मुताबिक जब हम कहते हैं गवर्नमेंट के अहकामात या गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर मिला के गवर्नमेंट होती है। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा कदम या कोई ऐसे इकदामात उनको नहीं सही माना जाएगा जब तक वो कैबिनेट से अप्रूव ना हो। तो कैबिनेट का इजलास बहुत अहम है और आप देखिए कि जो फैसले अभी तक हुए हैं उसमें सबसे बड़ा फैसला तो सवाबदिदी इख्तियारात वाला है। आज की मैं इजलास की बात कर रहा हूँ और उसके बाद बाकी भी जो जितने ये इकदामात हैं जिसमें अपनी चादर देखकर पांव फैलाने के मुताबिक जो इकदामात हैं मेरा ख्याल बहुत अहम है और इनके दूरस नतायज होंगे। सिर्फ एक बात, चूँकि मेरा एक तजर्बा है, पहले भी मैं रह चुका हूँ, सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, उससे पहले भी हम देखते रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ आइडियाज़ बहुत हैं, उसके बाद प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन असल बात एग्जीक्यूशन की होती है। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान मीन्स बिजनेस, जिस तरीके से जिस जज्बे के साथ वो बात कर रहे हैं वो लग रहा है। और एक और बात जो शायद आप बाद में टॉपिक लेकर आए, ये फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक उन्होंने जो ये बात कही थी ना, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो उन्होंने करके दिखा दिया। बैरूनी दबाव उन्होंने जी बैरूनी दबाव का आपने देख लिया कि जो बात नहीं हुई उन्होंने दो टोक कह दी कि ये बात नहीं हुई। और एक अंदरूनी दबाव की भी मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान के साथ जो एकदम खाने का फैसला कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप एक कदम उठाएं हम दो कदम उठाएंगे। फिर जैसे सिद्धू साहब आए उनका इस्तकबाल किया गया और ये भी साबित करता है कि जो एक कोई ख़ास तबका अंदरूनी दबाव डालना चाहता है गवर्नमेंट के ऊपर कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, उसको भी वो डिफाई कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ ये शख्स कह रहा है वो तो करके दिखा रहा है अभी तक। अब ये इनकी टीम पर मुनहसर है, नीचे जो मैकेनिज्म है इम्प्लीमेंटेशन का वो बहुत अहम है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और वो लोग जिनके ज़िम्मे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है वो कितनी साफ नीयत के साथ करते हैं। इनिशली तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कुछ ले तो लाल से वो काम लेंगे, कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे, उस रेजिस्टेंस को तोड़ना जो है वो असल बात होगी कि जब कोई शख्स ज़रा भी नज़र आएगा कि वेवर कर रहा है अहकामात के इम्प्लीमेंटेशन में, उसके साथ बिल्कुल दो टोक तरीके से डील अगर किया जाएगा तो इंशाल्लाह ये काम इस तरीके से आगे अच्छा चलेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी भट्टी साहब, काबीना के इजलास में जब हफ्ते की छुट्टी की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस छुट्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, तो उनके वज़रा ने कहा, काबीना के लोगों ने कहा कि नहीं। फिर इस रीज़न्स दी गई, वजाहत दी गई कि क्या इसकी क्या वजह है कि हमें छुट्टी जो है ना वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने अपना फ़ैसला वापस ले लिया, जिससे ये लगा कि सिर्फ इमरान खान जो है, वज़ीर आज़म जो है, ये सिर्फ अपने जिस तरह पहले होता था कि नवाज शरीफ साहब के आगे, शहबाज शरीफ साहब के आगे किसी वज़ीर की जुर्रत नहीं होती थी, सिर्फ खुशामदी उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, कोई इख्तलाफी पॉइंट कह ही नहीं सकता था, अगर कहता था फिर हाल चौधरी निसार जैसा होता था। तो ये भी हमें एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव तब्दीली लगी है कि वो काबीना के फैसलों को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने तो अब तक जो उन्होंने इक़दाम किए, मैं समझता हूं अगर उन पर वो अमल दरामद जारी रखें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इसको पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में बहुत जल्द अच्छे इक़दाम नजर आएंगे। इमरान खान साहब का एक सबसे अहम फैसला जो स्वाबदीदी फंड, दूसरा मेरा ख्याल है हफ्ते की छुट्टी हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन काबीना का फैसला तो उसको उन्होंने सराहा, उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे। मुल्क का एक एक पैसा बचाना ही जमहूरियत है। जमहूरियत ये है कि जिसके समरात आम शहरियों को मिले। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो नून लीग के इत्तेफाक फौंडी के सेक्रेटरी मुलाजम है, आला आईजी पुलिस अफसरान है, वो मीटिंगें कर रहे हैं कि इमरान खान को नाकाम किया जाए। अगर इमरान खान साहब जो पॉलिसी खुद उन्होंने अपने से शुरू की, अपने वुज़रा से शुरू की, वो ब्यूरोक्रेसी में ले आए, सरकारी अफसरान में ले आए, तो 6 महीने में पाकिस्तान वाज़ेह रोशनी की किरणें नजर आनी शुरू हो जाएगी। जो अगर पीएम 2 कनाल के घर में रह सकता है तो मुझे बताया ना, आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, ये 40-40 कनाल घर में किस खाते में रह रहे हैं? इनके घर में 30-30 मुलाजम है, इनके घर में 8-8 गाड़ियां हैं। असर इंप्लीमेंटेशन इमरान खान साहब का मामला होगा जब ब्यूरोक्रेसी को कहेंगे कि जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो अपनी वेबसाइट पर लगाए कि मेरे पास ये घर है, इतनी जगह है, 2 मुलाजम है, ये गाड़ियों का नंबर है। तो इससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मुझे यकीन है कि इमरान खान मैक्सिमम मेहनत करेंगे और ब्यूरोक्रेसी की जो नवाज फैमिली के मुलाजमीन है, ब्यूरोक्रेट, आला पुलिस अफसर जिसमें शामिल है, जो मीटिंगें करें उनको नाकाम करें। में देखते हैं कि वो आईजी पंजाब को कब तब्दील करते हैं, वरना
इनकी नीयत पर, इमरान पर शक नहीं है और वो अपनी पूरी एफर्ट्स करेंगे। सही। जरा मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जब हिलाली साहब वापस आएंगे, आपने भी, सब लोगों ने तकरीबन, जब ये कैबिनेट तश्कील दी गई, काबीना बनी, तो मीडिया में बड़ी तनकीद की गई कि काबीना में आधे से ज़्यादा लोग तो मुशर्रफ के दौर में जो उनके साथ खड़े थे वो हैं, तो क्या ये काम लेंगे, क्या तब्दीली लाएंगे, क्या इनकलाब लाएंगे। तो जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से काम शुरू किया गया है, उससे तो यकीनन लग रहा है कि वाकई मुल्क में कुछ तब्दीली आ रही है, पॉजिटिव जेस्चर्स मिल रहे हैं। इस पर हिलाली साहब आपका कॉमेंट लूँगी, मुझे ब्रेक लेने वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब। पहला इजलास हुआ तो पहले इजलास में काबीना ने मरीम नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला, एक हुकूमत की एक रिट नज़र आई। आज जब दूसरा इजलास हुआ, सवाबदीदी फ़ंड को ख़त्म किया गया। नवाज शरीफ साहब जो एक साल में 81 अरब रुपए के उन्होंने सवाबदीदी फ़ंड इस्तेमाल किए, 30 अरब राह रास्त MNS को दिए। तो ये जो आगाज़ है नई हुकूमत का, ये कितना तसल्ली बख्श है? पहले चीज़ तो शाजिया मैं ये कहूँगा कि कुछ फैसले बहुत अच्छे थे और कुछ फैसले जो हुए हैं अच्छे नहीं हैं। मसलन जो फैसले अच्छे हुए हैं, जो आपने जिक्र किया था, वो बड़े अच्छे फैसले थे, मगर ये 3 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो इन्होंने कर लिया है ना, दिस इज़ जस्ट चीप पब्लिसिटी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक कानून निकालना चाहते हैं, निकाल लें। देयर इज़ नो नीड टू हैव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। 3 दिन में 3 हो गए। दूसरी बात, ये जो हफ्ते का जो छुट्टी है, ये जो क्यों उनको पहले सजेशन दिया था कि हफ्ते की छुट्टी को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जुमे को लोग गाड़ियों में बैठ के, ख़ास तौर ये जो कॉरपोरेशंस में काम करते हैं, ये इस्लामाबाद से निकल जाते हैं, वज़ीराबाद जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, और पीर के दोपहर को ये वापस आते हैं। ये लोगों का कोई परवाह नहीं है कि ये गवर्नमेंट पेट्रोल और गवर्नमेंट गाड़ियां कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये कहा गया था कि सैटरडे को छुट्टी ना करो। बहरहाल नाउ ही हैज बीन परसुएडेड, अदरवाइज ये उनका फैसला है। चलिए, मैं 1-2 चीज़ें कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी का नहीं, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर मैं इस चीज़ पे डिसअपॉइंटेड था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज काफ़ी लंबी तकरीर की, और वैसे इट वाज अ बैलेंस स्पीच, मगर एक लफ्ज़ उन्होंने ये नहीं कहा कश्मीरियों के बारे में। अगर कहा, मैंने तो नहीं सुना। ये जो कश्मीरी स्ट्रगल है, ये इंडिजिनस हीरोइक स्ट्रगल है। इनकी ब्रेवरी जो है, इट्स इनक्रेडिबल। इनके खिलाफ जो हो रहा है, इट्स नथिंग लेस देन जेनोसाइड। मैं तो सोच रहा था पहला चीज, दूसरे फैसलों पे बात कर लें। फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन हमारे मामलात हैं, वो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें डिस्कशन करनी है। अच्छा, बस ठीक है। तो फिर कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि 15 सितंबर को गर्म ठंड हो जाएगा, तो फिर एयर कंडीशनर नहीं चलाना चाहिए। तो अच्छा किया। मैं तो सोच रहा था कि ये बड़ा मुश्किल है कहना कि 15 सितंबर को ठंड होगी कि गर्मी होगी, मगर दीज आर, मैं फिर आपको रिएटरेट करता हूँ कि ये बड़ी छोटी बात है। दीज आर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ये एक छोटा ऑफिस ऑर्डर, ये एक ऑफिस ऑर्डर से हो जाता और बात ख़त्म हो जाती। बहरहाल, मगर ये जो बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 51 बिलियन, ये जो आपने कहा, दैट इज़ वेरी, ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये वो बिल्कुल सही है, दैट्स अ गुड डिसीजन। दूसरे जो हैं, आई डोंट थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, और सैटरडे का डिसीजन मेरे ख्याल में गलत है। एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, हर मंसूबा पार्लियामेंट में बहस के बाद मंजूर किया गया था। हमारे यहाँ ये रिवायत ही नहीं थी कि पार्लियामेंट में मामलात पर बहस करने की रिवायत कहाँ थी जनरल साहब? ये तो बात आप ठीक कह रही हैं। असल में जब जो लोग एतराज़ करते हैं ना, आपने पहले उसका जिक्र भी किया था, हाँ। इस बात पर कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं, हाँ। वो पहले कहाँ थे, और बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। बातें। देखिए, बात ये हमारे सामने है तारीख पाकिस्तान की, कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो फैसले कौन करता था? जी, एक शख्स करता था।
जब नून लीग का दौर था तो फैसले कौन करता था? एक शख्स करता था और बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं थी। तो ये जो शुरुआत है जिसमें कम अज़ कम आप अपनी कैबिनेट को अहमियत दे रहे हैं, गो के फैसले, ये मेरा ये आर्गूमेंट हमेशा होता है कि जब तक इमरान खान बड़े करीब से अपने तमाम फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन को देखता है और सबकी राय लेने के बाद अपने फैसले करता है, उस वक्त तक ये काम बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। इसलिए कि द टॉप मैन मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट, कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसके कारोबार फैले हुए हों पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, और एक ऐसा शख्स जिसको सुबह शाम माल समेटने की एक लालच हो, और एक ऐसा शख्स जिसको इस किस्म का कोई उसके साथ चीज़ ना लगे, उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान चलाना जिस तरीके से चलेगा उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट ना हो और वो निकाल दिया जाए, एक तरफ रखा हुआ हो या मौजूद ही ना हो, तो फिर ये जो बातें होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। तो ये इस बात से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनके साथ लोग कौन हैं। इनको इस बात पे फिक्र करनी चाहिए कि टॉप मैन कौन है और उसके इंटरेस्ट क्या है। क्या वो नेशनल इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से आगे रख रहा है या नहीं रख रहा, अपना कोई इंटरेस्ट उसका है भी या नहीं। ये तमाम बातें जो है इमरान खान के बहुत हाथ में जाती हैं। टाइम है वज़ीर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, वो वजारत छीन लेंगे, वजारत से उनको हाथ धोना पड़ेगा। ये पहले कह चुके हैं वज़ीर आज़म साहब जी। ये तो अब हाँ जी तो है, और लेकिन ये ज़रूर है कि हिलाली साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करूँगा कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें, प्रायोरिटीज़ ठीक रखें। क्योंकि जब आप और देखें आपके पास टाइम है 24 आवर्स, उसमें आपने रेस्ट भी करना है, सब कुछ करना है। अभी वो जो टाइम कंज्यूम अगर नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में हो गया या कंपैरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों में हो गया, तो ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि कोई बहुत अहम चीज़ें रह जाएँ। तो जो अहम चीज़ें हैं, जो दूररस चीज़ें हैं, जिनकी गहराई है, उन पर तो जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है और वो बैठ के प्रायोरिटाइज कर लेंगे। देखिए पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, तो सबसे पहले नज़र जो आना चाहिए हमें वो ये पता चलना चाहिए कि लोगों को इंसाफ देने के ज़ुमरे में क्या इक़दाम किए गए हैं। अभी तक तो नहीं हुए, तो देखते हैं। अभी तो खैर दिन ही बहुत कम हुए। मेरा ख्याल है कि 1-1.5 महीने में अगर इंसाफ के निज़ाम में कोई बड़ी चेंज ना लाई गई तो फिर ये जो नाम है तहरीक इंसाफ, इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भट्टी साहब, पहले इजलास में काबीना ने जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम ECL में डाला तो कहा गया इंतकामी कार्रवाई है। आपने समझते कि ये उसूली फैसला है ECL में नाम डालना? देखिए गुजारिश है, नैब हुकाम की सिफारिश थी कि उनका नाम ECL में डाले, जो कि निगरान हुक्मरान की जिम्मेदारी थी। लेकिन निगरान हुक्मरान जरदारी और नवाज शरीफ की बी टीम थे, उन्होंने नाम नहीं डाला। ये नैब की तरफ से रिक्वेस्ट थी। तो मेरा ख्याल है नैब ECL में नाम डालना एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी और काबीना को करना चाहिए था। दूसरा, मैं माफी चाहूंगा, हमारे जो दोस्त पहले कहते नहीं टीम पे डिपेंड करता है, टीम पे डिपेंड करता है, कप्तान सब कुछ नहीं करता। अगर टीम लगड़े लूलों की हो जाए, बेकार लोगों की हो जाए, तो वो कप्तान कितना बोझ उठा सकता है। ये हो नहीं सकता कि एक कप्तान अच्छा और बाकी 10 खिलाड़ी नालायक हो, नाहल हो या दूसरे किसी वो पूरा काम कर सके। तो टीम पे अगर उन्हें जरूरत समझे कि कुछ लोग सही काम नहीं करे तो उन्हें भी तब्दील करने में कोई नहीं है। पहले होती बादशाहत, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, जरदारी साहब ने कह दिया, सारे काम ठीक हो गए। ताकत कमजोर के लिए एक कानून होगा, गरीब अमीर के साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर अरबपति आदमी का बच्चा पढ़ा है तो रेड़ी बांध के बच्चे को भी तालीम मिल रही है। कोई औरत सड़क पर बच्चे को जन्म नहीं देगी। तो उसके लिए इमरान खान के लिए मेरी तो राय है कि टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो समझे जहां उसको चेंज करना चाहिए, फौरी तौर पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेसी लूमड़ी है, ये इनके आगे बहुत सारे बैरियर लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इन्हें काम करने की आदत नहीं है। हलाली साहब ने ठीक फरमाया, ये जुमे के बाद, जुमे की नमाज से पहले गायब हो जाते हैं और फिर आते हैं पीर को 11-12 बजे अफसरान। इस मुल्क में कोई ऐसी करप्शन नहीं है जो सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के बगैर कर सके, सरकारी अफसरों के बगैर कर सके। तो इमरान खान से तवक्को की जाती है कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेंगे, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आपको लगता है जो टीम है ये 100 रोजा जो एजेंडा है ये अहदाफ हासिल नहीं कर पाएगी?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इस टीम में तब्दीली करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को मैं बहुत पर्सनली जानता हूं, मैं तनकीद आज इसलिए नहीं कर रहा कि इन्हें मिनिमम हमें 2-3 माह देने होंगे, इनकी कारकर्दगी देखना होगी, वरना माजी में भी ये रहे हैं ना, तो इन्होंने कौन से झंडे लगाए, लेकिन हो सकता है कप्तान इनको मॉनिटर करे, इनसे अच्छा काम लेने की कोशिश करे। 3 महीने के बाद हम जज कर पाएंगे कि खान साहब ने जो लोगों से वादे किए थे किस हद तक अपनी डायरेक्शन ठीक की है या नहीं की। फिलहाल तक आज तक वो बहुत बेहतर जा रहे हैं, ये मेरी राय है। बाकी दोनों मेहमान काबिल एहतराम है। सही, ठीक है, मुझे जरा ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, अमेरिका अपने इस बयान पर जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से वो कह रहे हैं, जो इस पर बात हुई है वज़ीर आज़म से, वो अपने बयान पर डटा हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से तरदीद कर दी कि गुफ्तगू में ऐसी कोई बात शामिल ही नहीं थी। तो बात यह है कि ऐसी बात जो गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं थी, अमेरिका इस पर आखिर क्यों डटा हुआ है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि माजी में भी अमेरिका की जानिब से जो बातचीत पर, इस तरह के मामलात पर प्रेस रिलीज जारी की जाती थी, अमेरिका अपनी मर्जी से उसमें जुमले ऐड कर देता था और पाकिस्तान की जानिब से रोकने टोकने वाला होता नहीं था, और खारजी सतह पर हमें जो एक बदएतमादी, खुद मुख्तारी की जो एक कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती थी, वो अब की बार नजर नहीं आई। ये दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान ने जवाब दिया। जी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। शाजिया, 2 टोक अल्फाज में तो जवाब अभी दिया है जी, मगर जब वो हमें कह रहा था कि तुम झूठे हो, जब ट्रंप कह रहा था पाकिस्तान चीट करता है, झूठ बोलता है, डिसीव करता है, चोरी करता है, उस वक्त कुछ सुना था आप? तो तब कौन था? ये बड़े हुकूमत जो बैठी हुई थी, तब तो था नहीं कौन? ना? मगर पूरा मैं तो कहता हूं हम सब उसमें शामिल थे, इसलिए कि आपने देखा जब कोरिया को उसने कहा रॉकेट मैन, उसने क्या कहा? नॉर्थ कोरियन ने कहता है हम तुम्हारे लॉस एंजलिस को न्यूक करेंगे, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। हमने क्या कहा? कुछ नहीं, चुप, साइलेंस। हम प्रिटेंड कर रहे थे कि कोई असर नहीं पड़ा। भाई कम से कम उसके एम्बेसडर को भेज देते, मगर ये हम कर नहीं सकते, इसलिए कि हमें पता नहीं कब खशकोल लेके फिर जाना पड़े अमेरिका के पास। मेरा तो अपना ख्याल ये था कि इस दफे कम से कम, जैसे मैं आपसे कहना चाहता था शुरू में, कि भाई आप, इस आदमी ने आपको नहीं कहा, मगर उसकी एलिस वो जो स्पोक्समैन है कहती है टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता है उसके बारे में हमने जिक्र किया है। भाई अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने दे आर सेइंग सो टू मेक द पॉइंट कि यही बातें हमारी होंगी अगर हम पाकिस्तान जाएं। बाय द वे वो पाकिस्तान शायद ना आए। ये कहना कि वो पक्का आ रहा है, ये पक्का नहीं है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान कह रहा है कि देखो हमें पाकिस्तान के साथ ना एसोसिएट करो, जब तुम आना चाहते हैं हिंदुस्तान हमारे पास आओ, वापस जाओ, फिर जाना चाहते हो जाओ पाकिस्तान, मगर ये मत एसोसिएट करो जैसे वो एफ पैक का उनका ऑब्जेक्शन था कि इंडिया पाकिस्तान एक चीज है। नहीं, ये हिंदुस्तान ये करता है ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, ये पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक ना एक दिन हमें खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम नहीं खड़े होंगे, अभी तो शुरुआत है, आपको लगता है कि इससे ज्यादा क्या एग्रेसिव रिएक्शन होना चाहिए था? भाई मेरा अपना ख्याल ये है शादिया कि ये आस्ते आस्ते ही विल कम टू ग्रिप्स विद द प्रॉब्लम। मगर जो कश्मीर का जिक्र आज नहीं था, मैं तो सोच रहा था क्या जबरदस्त शुरुआत होता अगर क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी कहता एक डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ कश्मीर हम बताना चाहते हैं। इसलिए शाजिया प्लीज अंडरस्टैंड, जिस तरीके से इस वक्त ये इंडिजिनस स्ट्रगल जा रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया समझ गया है कि ये पाकिस्तान इंस्पायर्ड नहीं है, ये इंडिजिनस स्ट्रगल है और हमें इनको मदद करना चाहिए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। अफसोस है कि एक बड़ा अच्छा मौका था
पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहता डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ कश्मीर। कोई शायद पता नहीं किया। और भी चीजें हैं। क्या रिएक्शन होना चाहिए था पाकिस्तान का? जी, पहली बात तो यह है कि हिलाली साहब की बातचीत के बाद फॉरेन पॉलिसी पे मैं क्या अर्ज़ करूँगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि देखिए, जब उन्होंने ये कहा ना कि डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, तो वो इस बात के इंडिया दे रहे थे कि जैसे अभी तक हमने कोई डिसाइसिव एक्शन लिया ही नहीं है। हाँ, हम तो मॉपिंग अप फेज में, हमने तो अपने इलाके से टेररिज्म को और टेररिस्ट को ख़त्म किया है, और हम तो ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर के बस जो उनके रह गए हैं थोड़े बहुत मामले उन पे चल रहे हैं, और ये भी जब फेंस इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अफगान मुहाजिरीन वापस चले जाएंगे, तो ये जो आपको थोड़े बहुत धमाके नजर आते हैं ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ये उसका शाखसाना है, क्योंकि अभी फेंस कंप्लीट नहीं है और अभी बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी मैं तो हमेशा कहता रहा, वैसे तो हिलाली साहब कह रहे हैं कि हम सब का फेलियर है, लेकिन हम सुनते रहे, इनको सुनते रहे। मैं हमेशा कहता रहा कि देखिए वो मुख्तलिफ इकदाम उठा रहे हैं अमेरिका, 1 2 3 4 5 और हम गिन सकते हैं। उन्होंने पहले इमदाद बंद की, उन्होंने सी पैक की मुखालफत की, उन्होंने हिंदुस्तान को ला के अफगानिस्तान में बिठा दिया, उन्होंने हमारे हर इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है ना कदम उठाए, और हाल ही में और बातें भी की कि IMF कर्जा ना दे। मतलब आप गिन सकते हैं, और हमने पहला कदम नहीं उठाया। तो ये मेरा ख्याल है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस हुकूमत से कि अगर ये खारजा पॉलिसी इस बुनियाद पर चलाना चाहते हैं जिसमें ये कहते हैं हम दबाव के बगैर चलाएंगे, और ये भी कहा गया और मैं इस चीज़ का पूरा कायल हूँ कि कोई आपकी इज़्ज़त उससे ज़्यादा नहीं करता जितनी कि आप अपनी इज़्ज़त खुद करते हैं। तो अपनी इज्जत मनवानी पड़ती है, पहले अपने आप अपनी इज्जत करनी पड़ती है। उनकी लॉजिस्टिक अभी भी यहाँ से गुजर रही है, उनके हवाई जहाज अभी भी हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, और अभी भी वो वहाँ उनको ब्रीफिंग दी गई। तो प्रायोरिटीज तो उनकी सेटल नजर आना शुरू हो गई है कि उनकी प्रायोरिटीज में क्या चीज़ शामिल है। सिफारती महाज पर जो उनकी खारजा पॉलिसी है, ये उनके जेस्चर्स हमें बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आज पहला दौरा ही अपने वजारत खारजा का किया। जी, वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि हमारी खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है ये कश्मीर की जो पॉलिसी है, और हमारे वाइटल इंटरेस्ट में ये आता है, ये कोई हमारा पेरिफेरल या सेकेंडरी इंटरेस्ट नहीं है। तो हिलाली साहब से मैं बिल्कुल इस बात पे इत्तफाक करूँगा कि अगर उसका जिक्र ना हो फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कोई चीज़ भूल गए हैं, उनको फौरी तौर पे दोबारा इसकी तस्दीक करनी चाहिए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो भारत के साथ जो ताल्लुकात वाली बात है उसको चूँकि अभी तक पूरा फ़ैसला नहीं कर पाए, तो इसलिए शायद वो उसका जिक्र नहीं करना चाह रहे, जिसका ये मतलब है कि वो फिर एक थोड़ी सी घबराहट मौजूद है जो मेरा ख्याल है कि ख़त्म करनी चाहिए। तो वो उसका जिक्र होना ज़रूरी है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि जब ये बातचीत होगी, बुनियादी बातें जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस होते हैं। हमें पहले ये तलाश करना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ अभी हमारा कॉमन इंटरेस्ट रह क्या गया है। अगर कोई मिल जाए तो मैं तो हमेशा कहा करता हूँ टीवी पे कि मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए कि अमेरिका का और पाकिस्तान का ये एक इंटरेस्ट है जो कि कॉमन है, ताकि हम देखें कि फिर उसके ऊपर क्या गुंजाइश हो सकती है। अफगानिस्तान के सिलसिले में हम कहते हैं कि बातचीत से बात करें, अब जाके उन्होंने बातचीत शुरू की है, वो उसको हमेशा बंदूक से ख़त्म करना चाहते हैं। जब भी वहाँ पर कोई अमन का इम्कान पैदा होता है वो उसको सबोताज कर देते हैं। वो सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, वो चीन को सरकमवेंट करना चाहते हैं, वो चीन को बहरा हिंद में आने नहीं देना चाहते, वो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में ले गए हैं, वो कश्मीर में हिंदुस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तो कोई हमें बताए कि किस बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। सिर्फ ये कहने से तो ताल्लुकात नहीं बनते कि जी हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन लगता तो ऐसे है भट्टी साहब कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ पुराने तरीकों से ही चलना चाहता है। हुकूमत नहीं है, लेकिन जिस तरह उनकी एक दबाव की, पाकिस्तान को प्रेशर में रखने की पॉलिसी शुरू से चलती आ रही है, रिसेंटली जो इनका ये रवैया सामने आया है गुफ्तगू वाली बात पर कि वो जो बात गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं थी उसको पाकिस्तान पर लाद देना, लगता नहीं कि पाकिस्तान को प्रेशराइज ही रखना चाहता है, चाहे वो भारत के साथ ताल्लुकात के मामलात हों, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात हो, हर लिहाज से पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहता है अमेरिका। देखिए शादिया, हजूम को कौम हुक्मरान बनाता है, और दुनिया में हुक्मरान ही मुल्क की इज्जत और वकार को बहाल करता है। माजी में गुलामाना ज़ोन के मालिक रहे, जिन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका हुकूमत में लाने की कोशिश करता रहा,
इतने उनके कहने पे डी मोर कहते रहे कि पाकिस्तान का वकार मजरू होने लगे, उनकी एक काल पर गिरते रहे। अफगानिस्तान में किसका कंट्रोल है? अमेरिका का। अमेरिका ने रशिया के साथ जंग में अफगानिस्तान में अपनी इंटरफेरेंस की और अरसा दराज से नाकामियां मुंह चढ़ाती रही और जो भी कामयाबियां उसको मिली पाकिस्तान की फौज के ताउन से मिली। अब दरअसल अमेरिका समझ रहा है कि उनके वो जो थे गुलाम वो पिट चुके हैं और वो इसी तरह डराना चाह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो चुकी है। अगर वो हमारे साथ इज्जत वकार के साथ बात करेगा तो इज्जत वकार के साथ जवाब दिया जाएगा। सुलह के लिए, बेहतरी के लिए एक कदम आएगा तो दो कदम आएंगे। हाँ, दूसरा हलाली साहब की बात को मैं 100% करता हूं, हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर जिक्र के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकती। उसको नजरअंदाज करके खारजा पॉलिसी को डिस्कस करना ही फजूल है। सही। हमारी शाहराग है, वहां होने वाले शहीद हमारे जिस्म के हिस्सा है और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब इसको क्लियर करेंगे और अमेरिका सोच दे कि पाकिस्तान उसके कहने पे बार बार नहीं करेगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकने के लिए अमेरिका अपने दोस्त भारत और अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अदरवाइज हमसे डू मोर का मुतालबा ना करे, अपना हक अदा करे, हमें इस्तेमाल ना करे। अब हम टिश्यू नहीं है उसके। सही, मुझे ज़रा ब्रेक लेने के बाद आकर इस पर भी मैं कमेंट लूँगी, इस पर भी हम बात करेंगे कि चाहे पानी का मामला हो चाहे कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान की इस पर खारजा पॉलिसी होनी क्या चाहिए ये तो अलग सवाल है, लेकिन क्या भारत के ताउन के बग़ैर, भारत से अमन मुज़ाकरात के बग़ैर क्या इन मसाइल का हल मुमकिन हो सकता है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब, जो भारत एक सिद्धू के आर्मी चीफ के साथ गले मिलने पर इतना आग बगोला हो जाए, तो फिर चाहे कश्मीर का मामला हो, पानी का मामला हो, इस पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो रही एक तरफ, भारत के साथ ताउन के बगैर, टेबल टॉक के बगैर, मुज़ाकरात के बगैर, क्या आप समझते हैं कि इन मसाइल का हल मुमकिन नहीं है? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और भारत चाहता भी नहीं है कि इन मिसाइल का हल हो। मोदी जो है वो इलेक्शंस कर रहा है, नेक्स्ट ईयर 2019 में उसके इलेक्शंस हो रहे हैं और वो इलेक्शंस उसको जीतने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान स्टांस वो रखे। तो ये एक साल तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए शाजिया, जब इमरान खान ने कहा था कि मैं 2 कदम आगे जाऊंगा अगर उन्होंने 1 कदम आगे आया, उसके बाद ये ख़त आया और इस ख़त का हमने एक इंटरप्रिटेशन लिया कि भाई वो बातचीत करना चाहता है। फट करके उधर से डिनायल आ गया कि हमने तो कोई सजेस्ट ही नहीं किया है कि डिस्कशंस हो। तो अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ आप डिस्कशंस भी नहीं इंप्रेशन देना चाहते हैं कि वो हो सकता है, तो आप क्या उम्मीद हम रख सकते हैं? तो इसलिए 5 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि एक ज़माने में मैं वाहिद आदमी था 1972 से लेके 74 तक जो 50-60 इंडियन अखबार पढ़ के प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजता था कि उनका ख्याल और सोच क्या है। तो थोड़ा सा मुझे पता है अपना हिंदुस्तान, और मैं आपको बता सकता हूं कि ये मुल्क जिधर मुसलमानों को जला रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, जो मुसलमान खुद उधर से कहते हैं कि हम इतने ये हैं, वी आर सो फ्राइटेंड। श्रीनगर से फोन कॉल्स आते हैं और कहते हैं कि आप अंधे हैं, आप बहरे हैं, आप सुन नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, प्लीज कुछ करें, रेज योर वॉइस। इस किस्म का ये है हिंदुस्तान में एटमॉस्फेयर है विद रिगार्ड टू मुस्लिम्स। और हम समझते हैं 1-2 कदम हम, 1 कदम अगर इंडिया आगे लेगा 2 कदम हम लेंगे, वो नहीं लेना चाहते। उन्होंने बार बार दे मेड इट ऑब्वियस। और साथ साथ शाजिया, हिंदुस्तान इस वक्त फंड कर रहा है अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस और वो खुद
ये जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एंड अक्रॉस द फेंस, ये कौन कर रहे हैं? इनकी देखिए कोऑर्डिनेशन देखिए, हिंदुस्तान ने ये कहा और वो पोम्पेओ ने कुछ और कहा और अफगानिस्तान ने कहा ये सब लाशें जो हैं इनके ये पाकिस्तान जा रहे हैं, इसलिए जो गजनी का अटैक था और काबुल पे भी जो अटैक हुआ है वो सब पाकिस्तान ने किया है। आप इनकी कोलैबोरेशन है। हम वी आर, तो फिर ऐसे में आप अकेले वजीर आजम इमरान खान से, उनकी खारजा पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीर का मामला वो हल करेंगे? कश्मीर का मामला नहीं हल हो सकता अगर आप उनको हक खुद इरादियत ना दें। अफगानिस्तान का मामला नहीं हो सकता जब तक आप डेट ना फिक्स करें फॉर अमेरिकन विड्रॉल। क्या अफगान ने इतना लड़ा इसलिए कि उनको बैठने दें फॉर एवर? कभी नहीं। जनरल साहब, दिस इज सो ऑब्वियस। जी देखें जी, बात यह है कि मैं तो सीधा, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट और उनकी हुकूमत को चाहिए कि हुज्जत पूरी ज़रूर कर लें, पता लगा लें वाकई कि हिंदुस्तान बातचीत करना चाहता है या नहीं। तो मेरा ख्याल कुछ वक्त उनको देना चाहिए जिसमें वो कोशिश कर लें। और ख़ासकर पाकिस्तान में एक तादाद है उन लोगों की जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हुकूमतें तो इस्तवार करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में और शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट जो कि नहीं चाहती। हालांकि इसकी लॉजिक कोई नहीं बनती। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आप फ़ौज के ज़िम्मे ये लगाते हैं कि वो आपको हिंदुस्तान के साथ अमन नहीं करने देती, तो इसका तो ये मतलब है कि वो फ़ौज जो आराम से अपने मैस या लंगर में रहने के बजाय वो सरहद में और मोर्चों में रहना चाहती है और लड़ाई करना चाहती है। ये बड़ी अजीब मंतिक है जो कि किसी तरीके से समझ में आने वाली नहीं है। तो बहरहाल ये चेक कर लेना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि हिंदुस्तान ने जब भी बात की है पाकिस्तान के साथ, तो जब तक दो अवामिल पैदा नहीं हुए उन्होंने कभी बात नहीं की। नंबर एक, जब तक उनको तकलीफ़ नहीं पहुंची उनके अपने अंदर किसी भी वजह से, एक तो उस वक्त तक वो बातचीत पर आमादा नहीं होते, और दूसरा जब तक कोई तीसरा फ्रीक अंदर शामिल ना हो कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं हो सकी। ये आप देख लें, पूरी तारीख सामने, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो देखें, एक तरफ से एक्शन है हिंदुस्तान की तरफ से कि जैसे लाली साहब ने कहा कि वो हमारे ऊपर मशरिक से भी हमलावर है, वो मगरिब से भी हमलावर है, वो हमारे अंदर भी हमलावर है, और हमारी तरफ से सिर्फ रिटोरिक है, जबकि हमारे पास भी ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हम कम अज़ कम उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं। कम अज़ कम उनके साथ वो करने का तो हमें हक हासिल है जो वो हमारे साथ कर रहा है। या तो लोग कहें कि भी वो नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जब तक कश्मीर में वो तकलीफ़ है उसको और वो उसको ओवरकम ना कर ले, वो शायद हमसे बातचीत न करना चाहेगा कि इस वक्त उसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक है कश्मीर के हवाले से। अदरवाइज उसकी पोजीशन जो है पॉलिटिकली मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और इस खित्ते की सुपर पावर वो खुद है। अगर उनका आपस में एका हो जाए और वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहे, तो हिंदुस्तान क्यों आपसे बात करेगा? वो तब बात करेगा जब वो देखेगा कि ये ऐसे बात बनेगी नहीं और ये हम इनको ओवरकम नहीं कर सकते। इनकी विल पावर, इनकी फौज, इनके अवाम का जो जज्बा है उसको हम तहस नहस नहीं कर सकते। भट्टी साहब, ये जो एक थ्योरी है कि हुकूमतें या इस्टेब्लिशमेंट की सतह तक जो भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और ये थ्योरी कि वहाँ के अवाम चाहते हैं, यहाँ के भी अवाम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो हर लिहाज से। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी हुकूमत एंटी भारत और हिंदू मुखालिफ वोट लेकर या वो नारा लगाकर, वो नज़रिया लेकर इक़्तिदार में नहीं आती है। मोदी की मिसाल हमारे सामने, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान नारा लगाया जिससे, और वो जीते भी, तो जिससे ये पता चलता है, ये बात सामने आती है कि वहाँ की अवाम भी एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान वोट देकर ऐसी सोच के हामी लीडरों को जिताते हैं। तो ऐसे हालात में जब वहाँ के अवाम भी ना चाहें कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, तो कैसे हम पाकिस्तान के साथ और भारत के अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद कर सकते हैं जब अवामी लेवल पर भी सोच ऐसी हो, नेगेटिव? देखिए शादिया, गुजारिश ये है, इंडिया जो भारत है पाकिस्तान से अव्वल दुश्मन है, 3 हम जंगें कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहता। हाँ। तो दोस्ती कैसे हम सोच लेंगे वो हमसे दिल से करना चाह रहा है। बिल्कुल सही। उनके मोदी गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लो गारत किया वो सबके सामने है। वो इस नैरेटिव पे बोल लेके आते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। जी।
तो ये कैसे और अवाम मुमकिन है वोट कि देते भी पाकिस्तान तो सुलह की कोशिश करे? और लेकिन ये बताऊं 100 साल भी लगा रहे, जब तक भारत कश्मीर में इशू सॉल्व नहीं करता और पाकिस्तान में अफगानिस्तान की दहशतगर्दी बंद नहीं करता, तो पाकिस्तान के साथ भारत की दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी आवाम में नफरत भर दी गई है पाकिस्तान के बारे में। हमारा पानी रोक दिया जाता है, क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता, हमारे लोगों को शहीद किया जाता है, दुनिया में हमें तनहा करने के लिए अमेरिका के वो साथ है। तो पाकिस्तान तो जंग नहीं चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान गिर के इंडिया के पास नहीं जाएगा। कश्मीर इशू को सॉल्व किए बगैर भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होते हुए मुझे तो बज़ाहिर मुमकिन 1% और इसमें पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता करते हैं, लेकिन भारत के ताउन के बगैर। भट्टी साहब, और ये अगर मैं नहीं तो भारत को बनना है ना, पाकिस्तान तो कह रहे हैं भाई आओ आगे कश्मीर इशू सॉल्व करो, पानी का मसला सॉल्व करो, पर भारत बंद नीति रखे और उसके हुक्मरान इस सोच के साथ आए, इस नारे के साथ आए कि पाकिस्तान में को हमने 2 लाख किया, बांग्लादेश अलग किया, तो फिर वो भारत की बंद नीति तो सामने है। तो भारत को अपनी नीयत साफ करना होगी और टेबल पे आगे गुफ्तगू करना होगी और कश्मीर इशू को सॉल्व करना होगा, फिर ही दोस्ती आगे बढ़ सकती है। जी लाली साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, सोचिए तो सही शाजिया कि एक आदमी मोदी के तरह जो आदमी है, इस वक्त एक पॉपुलैरिटी पोल में जितने हिंदुस्तान के वजीर आज़म हुए हैं, सुना है कि ये सबसे पॉपुलर है। और हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी और सेक्युलर एलिमेंट्स जो इंडिया में है तो ज़्यादा और रिलेटिवली प्रोग्रेसिव हैं, वो कहते हैं कि जितना हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटीज़ मोदी और बीजेपी ने प्रमोट किया है, किसी गवर्नमेंट ने इससे पहले नहीं किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये ना समझे फिर कि ये सिर्फ मोदी है या इंडियन एक्सट्रीमिस्ट है, सैफ्रोनाइट्स है या बीजेपी है या आरएसएस है। ये जो है हिंदुस्तान के अवाम के खून में इस किस्म की प्रेजुडिस और बायस और हेट्रेड है, इसलिए हम बने हैं, इसलिए हम वजूद में आए, नहीं तो हम नहीं आते। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपका, जनरल साहब हमारे आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, में तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।